गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपको साहित्य सागर चैप्टर 4 स्वयं प्रकाश की लिखी नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को यानी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। अंडरलाइन को आप ध्यान दीजिएगा। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार और कहानीकार हैं नहीं, अब थे, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी, रूस जानते हो ना, सोवियत रूस, उस भाषा में भी हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफ़रनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन, जैसे 8 क्लास में आपने गौरा पढ़ा होगा ना, वो भी रेखा चित्र था और हम सफ़रनामा भी एक रेखा चित्र है। इन्हें वर्ष 2011 के यानी कि 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगेय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, यानी किसी वर्ग को हम छोटा समझकर उसका शोषण करते हैं, उनको सताते हैं, उसके विरुद्ध भी इन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये हमारे बीच नहीं रहे, किताब में नहीं है बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अपनी किताब में ये मेंशन कर लीजिएगा कि 72 वर्ष की आयु में यानी 72 ईयर्स में ब्लड कैंसर के कारण इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 यानी 7 दिसंबर 2019 को हो गई। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। ठीक है। हालदार साहब को नेताजी के द्वारा लेखक ये बताना चाहता है कि भारतवासी में देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी है कि देश के निर्माण में हर व्यक्ति भाग लेता है, चाहे वो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर उसके पास थोड़ा सामर्थ्य है तो थोड़ा ही योगदान देता है, लेकिन देता ज़रूर है। और हमें किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस कहानी के जरिए लेखक हमें यही बताना चाहते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा जो बहुत छोटा होता है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसा कुछ ही मकान था। और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। यानी कस्बे के बारे में बताया जा रहा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी कि सिनेमा घर आप जानते हो, टॉकीज। एक ठो नगर पालिका भी थी। देखिए भाषा यहाँ कितनी सरल है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। नगर पालिका थी, नगर पालिका मीन्स म्यूनसिपैलिटी, तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। आपको पता है ना म्यूनसिपैलिटी का काम क्या है? सड़क बनवाना, सड़क पर लाइट बनवाना, नाली बनवाना, नाली साफ़ करना और स्वच्छता बनाए रखना एरिया में, जहाँ तक नगर पालिका का शासन होता है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। कबूतरों की छतरी इसलिए बनाना नहीं तो अगर कोई मूर्ति स्थापित की जाती है तो कबूतर उसको गंदा कर देते हैं। तो कभी कभी सम्मेलन करवा देना, यानी ईद या होली के समय पर ये 2 फेस्टिवल या त्यौहार ही भारत में ऐसे हैं जब कवि सम्मेलन होता है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर आप जानते हो ना, संगमरमर के पत्थर की खासियत ये लाल और सफ़ेद रंग का होता है ये पत्थर। और आपको पता है ताजमहल भी संगमरमर से बनाया गया है, जो मकराने की खान से लाया गया था, और वो मकराने की खान राजस्थान में है। ठीक है। और संगमरमर के पत्थर की खासियत ये है, इसका गुण ये है कि कड़ी धूप में भी संगमरमर गर्म नहीं होता है, इसलिए संगमरमर की प्रतिमा मीन्स मूर्ति लगवा दी।
यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि कस्बा कैसा था, कस्बा में क्या क्या था, यानी छोटा होते हुए भी लगभग हर चीज़ कस्बे में मौजूद था। सबसे बड़ी बात कि कस्बे में नगर पालिका भी थी, यानी म्यूनसिपैलिटी भी थी। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मीन्स यानी तर्क वितर्क, ये वो सोचना क्या करें क्या ना करें इस तरह से, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड के शासनावधि मीन्स समय समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि मूर्ति बनाने के लिए जो ऊहापोह चल रहा, जो मूर्ति लगी थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जब शुरुआत हुई तो किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। अब उनको मूर्ति लगानी थी, लेकिन मूर्ति लगाने में बहुत सी समस्याएं थी। एक तो समय ख़त्म हो रहा था बोर्ड का, क्योंकि 5 साल का ही वर्क होता है किसी का भी। ऊपर से उनको ये अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, बजट भी यानी पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए सब कुछ देखते हुए मूर्ति बनाने का काम वहाँ के स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया, जिनका नाम मोतीलाल था, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 महीने में वो मूर्ति को पूरा कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक, नेताजी हमेशा टोपी पहनते थे और कोट पहनते थे। ठीक है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट अंडरलाइन ऊंची थी मूर्ति, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर, यानी बेस्ट, बहुत सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन मीन्स कम उम्र के लग रहे थे। फौजी वर्दी में, नेताजी को हम सब ने फौजी वर्दी में ही हमेशा देखा है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, नेताजी का ये नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का मतलब है कि तुम मेरे साथ आओ, क्रांति में भाग लो, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो क्रांति चल रही है उसमें भाग लो, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। कसर मीन्स कमी। क्या कमी थी नेताजी में? नेताजी की मूर्ति तो सुंदर बनी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी चश्मा जो था वो ओरिजिनल था, वो संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मीन्स गौर किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, मीन एक उत्साह फैल गया कि क्या वह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल मीन्स सचमुच का, चश्मा पत्थर का नहीं था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। आखिर मूर्ति तो बनी है, और चूंकि चश्मा संगमरमर का नहीं बन पाया तो भी लोगों ने मूर्ति को चश्मा पहना दिया था, उसे बिना चश्मा का नहीं छोड़ा। इससे क्या होता? नेताजी का अपमान होता। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। कौन सी भावना का? देशभक्ति की भावना का भी। लेकिन आजकल इसका भी मजाक बनता चला जा रहा है। देशभक्ति की भावना क्या थी कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था तो लोगों ने रियल चश्मा, ओरिजिनल चश्मा पहना दिया था, लेकिन मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं छोड़ा था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, यानी चश्मा का जो फ्रेम था वो बदल गया है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, कौतुक, हैरानी भी और उत्सुकता भी। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, यानी बार बार बच्चों सिर्फ क्या बदल रहा था? चश्मा बदल रहा था। अब हालदार साहब के मन में एक कौतुक उत्पन्न हुआ कि ये आखिर है क्या।
ऐसा क्यों हो रहा और कौन कर रहा। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। और मूर्ति को ध्यान से देखने का एक ही कारण था कि आज कौन से फ्रेम का चश्मा है। एक बार जब कौतूहल दूरदमनीय यानी अब सहना कठिन हो गया कि भाई ये करता कौन है, तो हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब पान वाले का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आप यहाँ देखिएगा, आपको हंसी आ जाएगी। वह एक मोटा, काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था जो हमेशा खुश रहता था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि वो मुंह से हंस नहीं सकता था, कारण उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था, और इसलिए वो हंसा तो सिर्फ मुंह बंद करके हंसा, तो आंखों से ही पता चला कि वो हंस रहा है। उसकी तोंद थिरकी, उसकी बहुत बड़ी सी तोंद थी, वो थिरकने लगी, हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, जो लोग पान खाते हैं उनके दांत गंदे हो जाते हैं। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। यानी नेताजी का चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला। लेकिन हवलदार साहब की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर ये है कौन। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक, गिराक मीन्स कस्टमर, ग्राहक को गिराक लिखा गया। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से माने कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी उधर दूसरा चश्मा लगा दिया। अगर कोई ग्राहक आ जाता था तो जो कैप्टन चश्मे वाला था, इससे जाहिर होता कि वो चश्मा बेचता था। तो अगर मूर्ति वाला फ्रेम पसंद आ गया तो कैप्टन क्या करता था, वो मूर्ति वाला चश्मा उनको बेच देता था। लेकिन नेताजी को कभी भी बिना चश्मा का नहीं छोड़ता था वो, और उन पर दूसरा चश्मा लगा देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि वह एक देशभक्त है, और चश्मे में मूर्ति के बिना उसे ऐसा लगता है कि नेताजी का अपमान हो रहा है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, सोचो कि वो इतना बड़ा देशभक्त है कि उस मूर्ति से भी वो क्षमा मांगता है, लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कोई पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यानी उसने सोचा होगा संगमरमर का चश्मा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तो नहीं बनाया जा सकता, और कांच वाला वो बना नहीं पाता, इसलिए वो परेशान होकर छोड़ दिया होगा बनाते बनाते। या फिर ये भी हुआ है कि कुछ बारीकियों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट गया होगा और निकल गया होगा। उफ, बहुत सी बातें जो हवलदार साहब के दिमाग में चल रही थी। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी उन्होंने सम्मान दिया उस देशभक्त को जो नेताजी को चश्मे पहनाता है। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि कैप्टन था, नाम में कैप्टन लगा था, इसलिए उनको कन्फ्यूज़न था कि कहीं वो आज़ाद हिंद फौज का कोई रिटायर सिपाही तो नहीं है। भूतपूर्व सिपाही मीन्स रिटायर सिपाही, ठीक है।
पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा ना बच्चों। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए। आप देख सकते हो, यहाँ समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा था, कितनी उसकी दशा दयनीय थी, फिर भी वो कितना बड़ा देशभक्त था कि नेताजी को कभी बिना चश्मे का वो नहीं छोड़ता था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा बॉक्स और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी काला चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? यानी वहाँ की सारी दुकानें कस्बे की बंद थी, इसलिए नेताजी हालदार साहब वहाँ पान नहीं खा सके। आगे उन्होंने पान खाया और पूछा कि क्यों सारी दुकानें बंद हैं, तो वो दूसरी पान दुकान वाले ने ही बड़े उदास होकर बताया कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले। होम कर देने वाले का मतलब क्या होता है? होम कर देने वाले, कुर्बान कर देने वाले। पर भी ये दुनिया क्या करती है? हंसती है, जैसा कि कैप्टन पर वो पान वाला हंसा था और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए कौन? हालदार साहब। 15वें दिन बाद जब उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले 15 दिन बाद वो कहीं काम के लिए चले गए थे। 15 दिन बाद जब वो कस्बे में आए तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बा की हृदय स्थली हालदार साहब के लिए कौन सी थी? नेताजी की मूर्ति में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा हालदार साहब ने सोचा। क्योंकि कैप्टन तो मर गया था, अब कौन चश्मा पहनाएगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, ऐसा हालदार साहब ने सोचा। क्योंकि उनके मन में एक टीस उठ रही थी कि यहाँ देशभक्तों का किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन आप जानते हो ना, प्रेयर के समय। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे आप बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये कहने को तो इतनी सी बात है बच्चों, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उस छोटे से कस्बे में एक कैप्टन
ही नहीं देशभक्त था, बल्कि वहाँ का छोटे छोटे बच्चे भी देशभक्त थे, और वो नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख पाते थे। इसलिए सरकंडा एक घास होता है, जैसे पेन या पेंसिल पहले नहीं हुआ करती थी, तो सरकंडे से ही पेन बनाया जाता था और उसको इंक में, स्याही में डुबाकर लिखा जाता था। उसी घास का बच्चों ने चश्मा बनाकर नेताजी को पहना दिया था। इससे उनकी आंखें भर आई, क्योंकि आज भी देशभक्ति जिंदा है हर बच्चे में। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका वर्कबुक, लेकिन अभी तक होमवर्क नहीं आया है डैशबोर्ड पर। थैंक यू।